हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण को आरंभ करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पिछले 9 वीडियो में क्षितिज भाग 2 पुस्तक और कृत्तिका भाग 2 पुस्तक दोनों को समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, आज ये वीडियो है 10 नंबर का। ठीक है, आज हम लोग इसमें हिंदी व्याकरण के क्रिया, वाक्य भेद, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम और अवयव, इन सारे टॉपिकों को समाप्त करेंगे और उनके साथ साथ इन सारे टॉपिकों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, चूँकि हम लोग 13 मैराथन वीडियो में संपूर्ण हिंदी पेपर 2 जो झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछा जाएगा उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वह है क्रिया। ठीक है, देखिए, जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर से कर लीजिएगा। जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। जैसे कि खाना, पीना, हंसना, रोना, आना, जाना आदि। ठीक है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, तो मेरा जो भी कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे जाना कार्य का बोध हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। क्रिया के मूल में धातु हुआ करते हैं। क्रिया के मूल में क्या होते हैं? धातु हुआ करते हैं। जैसे खाना शब्द में खा धातु है। खाना शब्द में क्या है? खा जो है वो धातु है। उसी प्रकार पीना शब्द में पी जो है क्या है? धातु है। उसी प्रकार रोना शब्द में रो जो है वो क्या है? धातु है। ठीक है, और आगे जो आता है वो सब सहायक क्रिया आता है। जैसे कि ना, ये सब जो आया ये सहायक में आया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है अकर्मक क्रिया। देखिए, अकर्मक क्रिया होता क्या है? जिस क्रिया में कर्म की जरूरत न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्द में कर्ता के काम का असर कर्ता पर ही पड़ता है, यानी कि कर्म पर नहीं पड़ता है। कर्ता के कार्य का जो असर है वो कर्ते पर पड़ेगा, तब वह क्रिया हो जाएगा अकर्मक। ठीक है, जैसे मैं नहाता हूँ। जैसे मैं क्या है? मैं नहाता हूँ, तो यहाँ नहाने का असर मुझ पर ही पड़ रहा है। नहाने का असर किस पर पड़ रहा है? मुझ पर पड़ रहा है। या वे रोते हैं, वाक्य जो है वो रोने का असर उन पर ही पड़ रहा है। ठीक है, कि वे रोते हैं। तो यही हो गया कि यदि क्रिया का जो असर है, ठीक है, वो कर्ता पर ही पड़े। ठीक है, चलिए, यानी कि कर्ता जो काम करे उसका असर कर्ता पर ही पड़े तो वो अकर्मक हो गया। ठीक है, बाकी आगे हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल से देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सकर्मक क्रिया की ओर। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्ता के कार्य का असर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, सीता चाय पीती है, रीना गाड़ी चलाती है। तो देखिए, इन सभी वाक्यों में कर्ता के कार्य का असर दूसरे पर पड़ रहा है। ठीक है, मेरे खाने का फल क्या है? रोटी, तो रोटी पर उसका असर पड़ रहा है। बच्चों के खेलने का फल क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, तो फुटबॉल पर उसका पड़ रहा असर। सीता के पीने का फल क्या है? कि चाय पर उसका असर पड़ रहा है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझने के लिए कारक का अध्ययन क्या है? आवश्यक है। कारक का दूसरा भेद कर्म, जिसका चिन्ह को होता है। कर्म को हम लोग कैसे चिन्हते हैं कर्म को? तो देखिए, कर्म में को लगा रहता है। कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, उसी से सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान होती है। वाक्य से सकर्मक को पहचान आसान होती है। वाक्य में जो होती है
वो सकर्मक को पहचानना आसान होती है, लेकिन कई बार प्रश्नों में केवल क्रिया ही दी रहती है और तब उसमें से चुनना रहता है कि कौन सा क्रिया सकर्मक है और कौन सा क्रिया अकर्मक है। देखिए, ऐसे तो सकर्मक को पहचानना आसान है, लेकिन कई बार सेंटेंस में सिर्फ क्रिया दी जाती है तो उसमें सकर्मक और अकर्मक चिन्हना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें कर्म नहीं दिया जाता है। तब यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी क्रिया में कर्म कारक के पहचान चिन्ह यानी कि को की जरूरत है। वहाँ पास जिसमें जरूरत है वह क्रिया क्या है, सकर्मक है, और जिसमें को की जरूरत नहीं है वह क्रिया क्या है, अकर्मक है। जैसे नहाना, खाना, थूकना, छिकना, गाना, रोना, दौड़ना, नाचना, उछलना आदि क्रिया दी हुई हैं। इनमें से एक एक पर परीक्षण करेंगे कि क्रिया में को यानी कि किसको की ज़रूरत है। किसको नहाना है, किसको खाना है, किसको गाना है, किसको रोना है, किसको दौड़ना है, किसको नाचना है, किसको उछलना है। तो सब में किसको की क्या होगा, ज़रूरत होगा। नहाना क्रिया सुनते ही प्रश्न उठता है कि किसको नहाना है, अर्थात नहाना क्रिया सकर्मक है। यानी कि इतना जो क्रिया जो हम लोग देखें वो सारे के सारे यहाँ पास क्या है, सकर्मक है। इसमें कर्म की खोज की जा रही है, जबकि थूकना में किसको थूकना है, व्यक्ति किसी पर थूक सकता है, ठीक है, किसी को नहीं। तो इस प्रकार थूकना क्रिया क्या हो गया, अकर्मक हो गया, ठीक है, क्या कि किसको की आवश्यकता नहीं है। गाना क्रिया सकर्मक है, क्योंकि गीत को गाना है। किसको गाना है, गीत को गाना है। तो जवाब इसमें मिल रहा है कि किसको गाना है, तो गीत गाना है, तो इस क्या हो गया, सकर्मक हो गया। आगे है, सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि दो प्रश्न पूछने चाहिए, पहला किसको और दूसरा क्या। ठीक है, माने सकर्मक और कर्मक चिन्हने के लिए दो प्रश्न पूछना चाहिए, पहला वही किसको और दूसरा क्या। क्या का जवाब मिल जाए लेकिन किसको का जवाब यदि नहीं मिला तो निश्चित तौर पर क्रिया क्या हो गया, अकर्मक होगा। द्विकर्मक क्रिया, देखिए किसी किसी वाक्य में दो दो कर्म एक साथ होते हैं, जैसे में कि माँ धोबी को कपड़े देती है, ठीक है, तो पहला यहाँ पास हो गया और दूसरा हो गया, तो दो इसमें कर्म हो गया। मैं दानिश को 10 रुपये देता हूँ, एक तो दानिश हो गया, एक तो 10 रुपये हो गया, ठीक है, दो कर्म हो गया। बच्चे पिता को टॉफ़ी देते हैं, तो पिता को और टॉफ़ी देते हैं तो टॉफ़ी होगा उसमें से कर्म। इन सभी वाक्यों में दो दो कर्म है। दो दो को इसमें क्या है, छिपा हुआ है। एक को तो वाक्य में दिखाई देता है, जैसे कि मैं दानिश को, तो एक को तो दिखाई दे रहा है लेकिन दूसरा को छिपा रहता है। जैसे यहाँ पास था कि माँ धोबी को तो कपड़े को देती है, यानी कि कपड़ा देती है। बच्चे पिता को टॉफ़ी को देते हैं, यानी कि डबल को छिपा है। जिन वाक्यों में दो दो कर्मों का प्रयोग साथ होता है वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है समापिका तथा असमापिका क्रिया। देखिए, समापिका क्रिया, जो क्रिया वाक्य की समाप्ति का बोध कराती है उसे समापिका क्रिया यानी कि एंडिंग वर्ब कहते हैं। जैसे वह पार्क में टहल रहा है, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, मैं पढ़ूंगा। इन वाक्यों में रहा है, रहे हैं और पढ़ूंगा समापिका क्रियाएं हैं, क्योंकि वाक्य के अंत में आ रहे हैं और उस क्रिया को इंड कर रहे हैं। असमापिका क्रिया, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो वाक्य में अंत में प्रयोग नहीं होती है, बल्कि उनका प्रयोग अन्य स्थानों पर हुआ करता है। जैसे हंसता हुआ बच्चा सबको अच्छा लगता है, ठीक है, तो यहाँ लगता प्रयोग हो गया। जैसे वह खेलते हुए गिर पड़ा, वह ऑफिस आते आते थक गया। इन वाक्यों में हंसता हुआ, खेलते हुए और आते आते आदि क्रियाएं असमापिका क्रियाएं हैं, ठीक है। आगे है, रचना की दृष्टि से
क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहेंगे, यानी कि उसमें एक ही जो मेन क्रिया होगा। जैसे उसने देखा, देखा यानी कि देखना क्या है, ये सामान्य क्रिया है। मैंने पढ़ा, बच्चे गए, इन स्थानों पर कर्ता या उद्देश्य का के साथ एक ही मुख्य क्रिया लगी हुई है। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता काम स्वयं न करे बल्कि काम दूसरे से कराए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि कर्ता काम नहीं करेगा लेकिन काम को दूसरे से करा लेगा। ठीक है। प्रेरणार्थक का अर्थ है कि किसी से प्रेरणा देकर या लेकर कार्य कराना, जैसे हंसाना, रुलाना, पिटवाना। आगे है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ है मिला हुआ। जब 2 क्रियाएं एक साथ मिली हुई हो, उनमें एक प्रमुख तथा एक सहायक क्रिया हो तो वैसी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। जैसे वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, वे लोग गिरते उठते चले आ रहे हैं। ठीक है। इन वाक्यों में मुख्य क्रिया दौड़ना, हंसना, चलना है, जबकि रहना, आना आदि क्रियाएं उनका साथ क्या हो रही है, साथ दे रही है। जैसे कि चले आ रहे हैं तो आ रहे हैं यहाँ पर साथ दे दिया। तो यही सब है कि इसमें सहायक क्रिया के रूप में काम किया। इसलिए जहाँ एक से ज़्यादा क्रियाएं एक साथ हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे है नाम धातु क्रिया। देखिए, वैसी क्रिया जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से हुआ करता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, जूता से जुतियाना, अपना से अपनाना, चिकना से चिकनाना, फिल्म से फिल्माना। ठीक है। तो हाथ यहाँ पास था, ठीक है, लात था, जूता था, ये सब क्या है, नाउन है। उसी प्रकार से यहाँ पास अपना से अपनाना था। ठीक है। तो ये विशेषण बन गया। चिकना विशेषण था तो चिकनाना यहाँ से बन गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि आम क्रियाएं धातुओं से बनती है। ठीक है। क्रिया के मूल धातु को कहते हैं। क्रिया को मूल को क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। आम क्रियाएं धातुओं से बनती है तो क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। लेकिन नाम धातु क्रिया में धातु नहीं होती है, बल्कि ये संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनते हैं। इन्हें बनाने के लिए संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम पदों के अंत में याना या आना या प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसके अलावा भी क्रिया के अलग अलग रूप सुनने को आते हैं। आइए उदाहरण द्वारा उन्हें जाने हम लोग। ठीक है। जैसे कि देखिए, रंजक क्रिया क्या है, रंजक क्रिया जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष सौंदर्य लाती है उसे रंजक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष सौंदर्य लाती है उसे रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे आना, यहाँ पास क्या कर दिया कि विशेष सौंदर्य लाया, चला जुड़ गया, यानी कि चला आना। जाना तो पी जाना या खा जाना। बैठना तो उठ बैठना या मार बैठना। पढ़ना यानी कि शीर्षक पढ़ना या रो पढ़ना। तो इसी प्रकार से है यही सभी। ठीक है। देखिए आगे है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के अलावा कोई ऐसी और भी क्रिया रहे जो संपन्न हो चुकी हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं खाना खाकर चलूँगा, यानी कि जैसे ही मैं खाना खा लूँगा यानी खाने का जो काम है वो समाप्त कर लूँगा तो मैं चलूँगा। ठीक है। तो मैं खाना खाकर चलूँगा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। वे दौड़ने के बाद घर जाएंगे, पूर्वकालिक है। सीता खाना बनाकर कॉलेज जाएगी। ठीक है।
इन वाक्यों में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो संपन्न हो चुकी है और कुछ ऐसी है जो संपन्न होने वाली है। जो क्रियाएं पहले संपन्न हो चुकी है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आगे है तीसरा नंबर पर मिश्र क्रिया। मिश्र क्रिया का अर्थ है 2-3 क्रियाओं का एक साथ मिला होना। हालांकि ऐसे में एक ही क्रिया मुख्य होती है, बाकी उसकी सहायकता कर रहे होते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, देखना, सुनना, हंसना, बोलना आदि। देखिए, कुछ क्रियाएं संज्ञा की मदद से भी बनती है। ऐसी क्रियाओं में पहला पद संज्ञा, क्रिया विशेषण या विशेषण का होता है, तो दूसरा पद क्रिया का अंश होता है, जैसे काला करना या आगे जाना या याद दिलाना या दूध लाना। इस प्रकार क्रिया का अध्ययन गंभीरता के साथ करना चाहिए। रंजक क्रिया को संयुक्त क्रिया का ही भेद माना जाता है। कभी कभी सहायक क्रिया का नाम सुनने को मिलता है। यह सहायक क्रिया का ही भेद होता है। जब किसी मुख्य क्रिया के साथ एक ही क्रियापद लगा रहे तो वह सहायक क्रिया होती है, और जब मुख्य क्रिया के साथ 2 या 2 से ज़्यादा क्रिया लगा रहे तो संयुक्त या मुख्य क्रिया मिश्र क्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या हम लोग पढ़ें। देखिए, यदि किसी मुख्य क्रिया के साथ एक ही पद लगा रहेगा तो वह सहायक क्रिया होगा, और जब मुख्य क्रिया के साथ 2 या 2 से ज़्यादा क्रिया लगा रहेगा तब संयुक्त क्रिया होगा, चाहे मिश्र क्रिया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है। विद्यालय है, उत्साह है, इसलिए है या खाना है। तो खाना क्या है? क्रिया है। खाना खिलाना किस प्रकार का क्रिया है? खाना खिलाना किस प्रकार का क्रिया है? यह कैसा क्रिया है? यौगिक क्रिया है। कैसा क्रिया है? यौगिक क्रिया है। अभी हम लोग जस्ट ही पढ़े थे। ठीक है, खाना खिलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र क्रिया, यौगिक क्रिया उसी को बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद कि क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल को क्या बोलते हैं? तो धातु बोलते हैं। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं क्या कहलाती है? ठीक है, तो वो नाम धातु कहलाती है। क्या? नाम धातु। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? कौन सी क्रिया जो है वो अनुकरणात्मक नहीं है? झुठलाना क्या है? अनुकरणात्मक नहीं है। ठीक है, आगे है कि उसने पत्र लिखवाया। इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया प्रयुक्त होती है? ठीक है, प्रयुक्त जो है वो किस प्रकार की क्रिया प्रयुक्त हो रही है? तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, या दोनों क्रिया, या दोनों नहीं। उसने पत्र लिखवाया। ठीक है, उसने क्या किया? पत्र लिखवाया। इसमें कौन सा क्रिया यहाँ पास है? तो देखिए सेंटेंस जो है यहाँ पर उसने पत्र लिखवाया। ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों में से कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, प्रेरणार्थक भी नहीं है और सकर्मक भी नहीं है। चलिए आगे है इसके बाद कि हथियाना किस प्रकार का क्रिया है? हथियाना। ठीक है, तो हाथ से क्या करते हैं? हाथ से हथियाते हैं, यानी कि नाम धातु है। आगे है कि इनमें से कौन क्रिया का विकारक है? इनमें से कौन जो है वो क्रिया का क्या है? विकारक है। तो लिंग, वचन और काल, यानी कि सभी जो हैं क्रिया के विकारक हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसका क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? कर्ता के लिंग के अनुसार जो है वो ठीक नहीं है। जैसे राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है। तो लिंग के अनुसार कौन सा ठीक नहीं है? तो ये वाला ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो
उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो, तब उस कंडीशन में वैसे क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया, माने कर्म उसमें है। आगे है कि इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है। इनमें से कौन सी क्रिया जो है वह सकर्मक है। रोता, हंसता, पढ़ता। तो देखिए, क्या पढ़ता है तो किताब पढ़ता है, क्या हंसता है तो इसमें जवाब नहीं मिल रहा है, क्या रोता है जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या पढ़ता है तो किताब, तो सकर्मक क्या हो जाएगा, पढ़ता है तो। आगे है मुझे देखते ही वह उठ बैठा। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। ठीक है, उठ बैठा, तब इस वाक्य में जो है वो प्रयुक्त क्रिया कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है, एक मेन क्रिया हो जाएगा और एक उसका सहायक क्रिया हो जाएगा। काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ठीक है, तो काम का नाम कौन बताएगा, तो क्रिया बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि कार्य जो है क्या हो गया, वो समाप्त हो गया, यानी कि समाप्ति बोधक है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अकर्मक। ठीक है, कर्म पर पड़ता तो सकर्मक। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्विकर्मक। आगे है कि संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया कहलाती है, तो नाम बोधक क्रिया कहलाती है। इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन जो है वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, दौड़, रोना, नहाना, लिखना, तो क्या लिख रहा है, तो कुछ लिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सकर्मक कौन सा हो जाएगा, लिखने वाला। मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया है। ठीक है, इस वाक्य में क्रिया बताना है, तो माली से यानी कि प्रेरणार्थक है। इनमें से कौन सहायक क्रिया है, लिखना, पढ़ना, देखना या है। ठीक है, सहायक क्रिया के बारे में पूछा है तो है जो है सहायक क्रिया है। रात में जगना हानिकारक है, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया किस कोटि की है। ठीक है, वो है क्रियार्थक संज्ञा का। ठीक है, चलिए आगे है कि सठियाना शब्द है, सठियाना जो शब्द है वो कैसा शब्द है, तो नाम धातु है इसमें। जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो क्रिया का प्रयोग कहलाता है, तो क्रिया का प्रयोग जो है वो क्या कहलाता है, वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। क्या, क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। ठीक है, तो अकर्मक है, क्या है, अकर्मक है। जवाब यहाँ पास क्या का नहीं मिलेगा, क्योंकि सोना क्या है, अकर्मक है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से क्रिया का उदाहरण है, पहुंच गया। ठीक है, क्या हो गया, वह घर पहुंच गया, यानी कि वो जो है दोस्तों वह है संयुक्त क्रिया। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने का अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यह वाक्य है। वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। ठीक है, तो भक्षण यानी कि आम खाता है, क्या है, आम का भक्षण है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। ठीक है, तो क्या है, प्रेरणार्थक है। आगे है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, सकर्मक क्रिया का वाक्य बताना है कि सकर्मक क्रिया का वाक्य क्या है। बालिका निबंध लिखती है, क्या लिखती है, निबंध, तो क्या है, ये सकर्मक है। ठीक है, चलिए आगे है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, तो कितने हैं, 2। आगे है कि वे अविकारी शब्द जो शब्दों
वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्रिया विशेषण शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण शब्द। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? अकर्मक क्रिया जिसमें प्रयुक्त है। बालक खेल रहा है, क्या खेल रहा है? फुटबॉल। छात्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? क ख ग घ। छात्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब। शिशु सो रहा है, क्या सो रहा है? तो पता नहीं चल रहा है, यानी कि अकर्मक कौन हो जाएगा? शिशु सो रहा है, वो वाला हो जाएगा अकर्मक। ठीक है, चलिए आगे है कि वह पहुंचा ही होगा। वाक्य में किस प्रकार का सेंटेंस का उपयोग किया गया है? किस प्रकार का टेंस का यहाँ पास उपयोग किया गया है? वह पहुंचा ही होगा। ठीक है, तो ये जो है आसन भूतकाल है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। ठीक है, दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। क्या पीना है? तो दूध पी रहा है, यानी कि पीना क्या है? सकर्मक है। मर्म वचन जब सीता बोला पंक्ति में प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पास बोली कर लीजिए। ठीक है, तो पंक्ति में प्रयोग क्या हुआ है? तो भाववाच्य। ठीक है, क्योंकि वो भाववाच्य, भाव से बोली है। ठीक है, आगे है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो आज्ञार्थक रूप का रूप में। किसमें? आज्ञार्थक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। देखिए आगे का अगला टॉपिक है वाक्य भेद। तो चलिए शुरू से वाक्य से जानते हैं। देखिए वाक्य क्या है? सार्थक शब्द का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक है, मानिए उसका व्यवस्थित समूह होना चाहिए। उल्टा पलटा भी समूह रहेगा तब तो वाक्य वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या है कि इसमें व्यवस्थित जो समूह है वो अच्छा ढंग से किया गया है। ठीक है, जैसे कि जा रहा हूँ बाजार में, तो ये उल्टा पलटा हो गया, लेकिन व्यवस्थित समूह हो गया कि मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो वाक्य के तत्व होते हैं, मैंने वाक्य जो किन किन से चीज़ों से ध्यान रख कर के बनाया जाता है तो उसके बारे में है। पहला है सार्थकता। देखिए वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। ठीक है, मैंने जो भी शब्द हम लोग वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं वो सार्थक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, इसे कर दिया, यानी कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ ये बोलता, और बोल रहा है कि मैं खेल रहा हूँ, ऐसे कर दिया, तो सार्थक शब्द, सार्थक ध्वनि का उपयोग नहीं किया। तो सार्थकता का मतलब होता है कि जो वर्ड वहाँ पर लगा रहे हैं उसकी सार्थकता होनी चाहिए, यानी कि वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, जैसे योग्यता, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। जैसे देखिए चाय को पिया जाता है, लेकिन सेंटेंस में लगा देंगे कि सीता चाय खाई, तो यह वाक्य नहीं है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती बल्कि पिया जाता है, तो इसका योग्यता खराब हो जाएगा उस वाक्य का यदि चाय के साथ खाना लगा देंगे तो, कि चाय खाई। ठीक है, आगे है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगा रहे। जैसे पत्र लिखता है, तो इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने का इच्छा होगा कि कौन पत्र लिखता है। ठीक है, तो पूर्ण वाक्य यदि लिख करेंगे हम लोग तो हो जाएगा कि राम पत्र लिखता है। तो इच्छा नहीं रहना चाहिए कि जानने का, कि सेंटेंस अभी खाली ही है, पूरा पूरी सेंटेंस होना चाहिए, वही आकांक्षा हो गया। आगे है निकटता। तो या तो बोलते समय और या तो लिखते समय वाक्य में शब्दों में परस्पर निकटता होना चाहिए। ठीक है, रुक रुक कर बोलने या रुक रुक कर लिखने से वाक्य नहीं बनते हैं, अतः वाक्य के पद निरंतर प्रवाह में पास पास बोले या लिखे जाने चाहिए, तब सेंटेंस सही हो जाएगा।
ठीक है, रुक रुक के ज़्यादा उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। पदक्रम, वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होता है। सुहावनी है रात होती चांदनी, तो इसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा चांदनी रात सुहावनी होती है, तो यही इसका पदक्रम हो गया। देखिए, सुहावनी है रात होती चांदनी उल्टा पलटा है, लेकिन चांदनी रात सुहावनी होती है ये अच्छा है। तो पदक्रम का भी ख्याल रखना चाहिए वाक्य बनाते समय। आगे है अन्वय। अन्वय का अर्थ है कि मेल, यानी कि वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि राम आम खाई, तो खाई ठीक मेल नहीं हुआ तो गलत हो गया। सीता बाजार जाता है, तो जाता है हो गया तो ठीक मेल नहीं हुआ तो गलत हो गया। तो सही हो जाएगा कि सीता बाजार जाती है और आम, राम जो है वो आम खाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि वाक्य के अंग क्या है। वाक्य के अंग है, वाक्य के दो अंग हैं। कितने हैं? दो हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। देखिए, उद्देश्य किसको बोलते हैं? तो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है, तो इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये जो है ये उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। ठीक है, उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता ही आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, इस वाक्य में कर्ता क्या है? व्यक्ति। तो व्यक्ति का विस्तार क्या है? परिश्रम करने वाला है। ठीक है, तो यही हो गया कि उद्देश्य हो गया। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, इस वाक्य में खेलता है क्या है? विधेय है। राम पत्र लिखता है, तो पत्र लिखता है क्या है? विधेय है, लेकिन राम क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि देखिए, दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता को यानी कि उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष बच गया है वो सब क्या हो गया? विधेय होगा। इसके अंतर्गत विधेय और विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। इस वाक्य में विधेय क्या है? गई। गई का विस्तार अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, तो उधर तक क्या था? एक साथ मिल रहा था। ठीक है, आगे है कि वाक्य के भेद। देखिए, वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उनका विभाजन हम दो आधारों पर कर सकते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, तो ये सब क्या हो गया? विधानवाचक हो गया, क्योंकि क्रिया के करना या होने का इसमें सूचना मिल रहा है। ठीक है, आगे है कि निषेधावाचक। निषेधवाचक, तो जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो, ये सब क्या है? निषेधवाचक है। मैंने नहीं का प्रयोग हो गया, ये निगेटिव वर्ड का प्रयोग हो गया। आगे है आज्ञावाचक, तो जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, मोहन तुम बैठ कर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो, ये सब आज्ञावाचक का उदाहरण है। आगे है प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, प्रश्न पूछा गया।
तुम क्या पढ़ रहे हो, प्रश्न पूछा गया। रमेश कहाँ जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। आगे है इच्छावाचक। तो जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष या शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, या आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, मेरी इच्छा है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि इच्छा प्रकट हो रहा है। संदेहवाचक, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, संदेह लगा रहे हैं। वैसे भी 15 तारीख है, आज तो तूफान आने वाला है। ठीक है, गुजरात यानी कि तटीय जो इलाका है भारत का, उसमें उधर क्या होगा, पश्चिमी तटीय इलाका में तूफान आने वाला है, बिपरजॉय। आगे है वह आ रहा होगा, संदेह लगा रहे हैं, तूफान आ रहा होगा, संदेह है। ठीक है, पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। तो ये सब जो संदेह है। आगे है विषमयावाचक। तो जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों का भी व्यक्ति होता है उन्हें विषमवाचक बोलते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उनके माता पिता दोनों ही चल बसे। आगे है शाबाश तुम बहुत अच्छा काम किया। तो ये सब क्या है कि विस्मयवाचक बोधक वाक्य है। आगे है 8वां संकेतवाचक। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है वह संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगा। ये सब संकेतवाचक है, मैंने एक काम होगा तभी दूसरा काम भी निर्भर रहेगा उस पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्यों में एक ही समापिका क्रिया होती है, जैसे करता है, किया है, करेगा आदि। जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन किया। ये सब क्या है, सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों यानी कि और, एवं, तथा या अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि ये सब से जुड़ा रहेगा तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो यह क्या है, संयुक्त है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। ठीक है, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं, उसको सफलता नहीं मिली। ये सब संयुक्त है। ठीक है, यानी कि संयुक्त में क्या क्या आएगा, और आएगा, एवं आएगा, तथा आएगा, या आएगा, अथवा आएगा, इसलिए आएगा, अतः आएगा, फिर भी आएगा, तो आएगा, नहीं आएगा, तो आएगा, किंतु, परंतु, लेकिन आदि। ये सब से जुड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य बोलेंगे। और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, नहीं तो, या किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। ये सब क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ये सब क्या करेगा, 2 सरल या 2 से अधिक या 2 सरल वाक्यों को जोड़ेगा। बीच में ये सारे सेंटेंस उपयोग होंगे वाक्य। आगे है मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तथा जो आपस में की, जो वह, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, यदि अगर तो आदि से मिश्रित यानी कि मिले जुले हो, ठीक है, तब उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें से एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रिया होती है। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो की लग गया यहाँ पास। ठीक है, आगे है कि जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। ठीक है, तो जो, वो या वह। ठीक है, आगे है यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे। ठीक है, तो यदि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, यदि तो,
ये सब क्या है, मिश्रित या मिश्र वाक्य है। आगे है वाक्य विग्रह। देखिए, वाक्य के निम्नलिखित अंगों को अलग अलग किए जाने की क्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं। ठीक है, जितने भी वाक्य में विभिन्न अंग मिला है उसको अलग अलग करेंगे तो वाक्य विग्रह उसको बोलेंगे। इसे वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है। सरल वाक्य का विग्रह करने पर एक उद्देश्य और एक विधेय बनेगा। संयुक्त वाक्य में योजक को हटाने पर दो स्वतंत्र उपवाक्य यानी कि दोनों सरल वाक्य बनेंगे। मिश्र वाक्य में से योजक को हटाने पर दो अपूर्ण उपवाक्य बनेंगे। जैसे समझिए, देखिए, सरल वाक्य तोड़ेंगे तो एक उद्देश्य और एक ही विधेय रहेगा। संयुक्त वाक्य तोड़ेंगे तो दो सरल वाक्य रहेगा, और मिश्र वाक्य तोड़ेंगे तो दो वाक्य टूटेगा, एक तो प्रधान उपवाक्य और एक तो आश्रित उपवाक्य, लेकिन दोनों में से कोई भी समाप्त नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही हो गया। अब देखिए, उपवाक्य भी हम लोग पढ़े तो उपवाक्य के बारे में जानते हैं कि ये उपवाक्य होता क्या है। यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रिया होती है तो वह वाक्य उपवाक्यों में बंट जाता है, और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती है उतने ही उपवाक्य उसमें होंगे। इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और शेष को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होंगे संज्ञा उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य में एक तो होंगे संज्ञा उपवाक्य, माने जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता या कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे, मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है। ठीक है, यानी कि उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है। रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना गया है। इन वाक्यों में काला अक्षरों बड़े अंश संज्ञा उपवाक्य है, यानी कि जो काला अक्षर में बड़ा बड़ा लिखा गया है ये सब क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। ये सब क्या है, वह संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य का जो पहचानने का नियम है, यानी कि संज्ञा उपवाक्य का जो प्रारंभ होगा वो की से होता है। की से होता है। जैसे, मैं जानता हूं कि, और बाकी वाला क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया। रश्मि ने कहा कि, तो बाकी वाला क्या हो गया, उसका भाई पटना गया है, ये क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विशेषण उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं तो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। तो मैंने एक व्यक्ति को देखा और उसकी विशेषता बता रहा हूँ कि मोटा है, ये क्या है, विशेषण उपवाक्य है। वे फल कहाँ है जिनको आप लाए थे। ठीक है, तो जिनको आप लाए थे वो विशेषता है। इन वाक्यों में काला अक्षरों वाले अंश जो है वो विशेषण उपवाक्य है, माने जो बहुत मोटा था और जिनको आप लाए, ये सब क्या है, विशेषण उपवाक्य है। पहचान, विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो अथवा इसके किसी रूप यानी कि जिसे, जिसको, जिसने, जिनको आदि से होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि विशेषण उपवाक्य है, यानी कि जो बहुत मोटा है और जो आप लाए हैं ये सब क्या है, विशेषण उपवाक्य है। आगे है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। ये प्रायः क्रिया का काल, स्थान, रीति, परिणाम, मान और कारण आदि के सूचक क्रिया विशेषणों के द्वारा प्रधान वाक्यों से जुड़े रहते हैं। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था, या जहाँ जहाँ वे गए उनका स्वागत हुआ। मैं वैसे ही जाता हूँ जैसे रमेश जाता है। यदि मैंने परिश्रम किया तो अवश्य सफल होता। तो इन वाक्यों में काला अक्षर वाला जो अंश है वो क्रिया का विशेषता बता रहा है, इसीलिए वह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो होता है वो जब से, जहाँ से, जैसे आदि से होता है। तो पहला वाला में की रहेगा,
दूसरा वाला में जो रहेगा, जिनका रहेगा, जिसे रहेगा, और तीसरा वाला में क्या रहेगा, जहाँ। ठीक है, जब, जहाँ, जैसे आदि पहचान करेंगे तब क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। देखिए आगे है उपवाक्य और पदबंध। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। मेरा भाई मोहन बीमार है उपवाक्य है, और इसमें मेरा भाई मोहन संज्ञा पदबंध है। पदबंध में अधूरा भाव प्रकट होता है, किंतु उपवाक्य में पूरा भाव प्रकट होता है, और कभी कभी नहीं भी होता है। उपवाक्य में क्रिया अनिवार्य रहती है, जबकि पदबंध में क्रिया का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण, रमेश की बहन शीला जो तेजी से चलती बस से गिर पड़ी जबकि उसे कई चोटें आई। रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी उपवाक्य है, और रमेश की बहन शीला क्या है, संज्ञा पदबंध है। तेजी से चलती बस क्या है, क्रिया विशेषण है कि तेजी माने विशेषता बता रहा है कि बस जो है तेजी से चल रहा है। और गिर पड़ी क्या है, क्रिया पदबंध है। गिर पड़ी क्या है, क्रिया पदबंध है। ठीक है, रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी जबकि उसे कई चोटें आई, ये वाक्य था। और रमेश की बहन शीला तेजी से चलते बस से गिर पड़ी उपवाक्य है। रमेश की बहन शीला संज्ञा पदबंध है, तेजी से चलती बस क्रिया विशेषण के पदबंध है, और गिर पड़ी क्रिया पदबंध है। आगे है विराम चिन्ह के बारे में। देखिए, विराम का अर्थ है कि रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाता है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे देखिए, रोको मत जाने दो, या रोको मत जाने दो। तो पहला में क्या है, रोको मत जाने दो, यानी कि उस मान लीजिए कि एक बस आ रहा है, उसको रोकिए मत, उसको जाने दीजिए। लेकिन दूसरा क्या है, वही वर्ड है सब, लेकिन बीच में कोमा लग गया तो उसका डिफरेंस हो गया। यानी कि देखिए, रोको मत जाने दो, इसका मीनिंग हो गया कि रोकिए उसको। आगे है रोको मत जाने दो। ठीक है, रोको मत जाने दो। तो ये सब कोमा के चलते क्या हो गया, अर्थ जो है वो उल्टा पलटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि वाक्यों में विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं कि उसका अर्थ जो है वो सही स्पष्ट हो सके। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ यहाँ पास नाम है और एक तरफ चिन्ह है। पूर्ण विराम या विराम इसको बोलते हैं हिंदी में। अर्ध विराम इसको बोलते हैं। ठीक है, अर्ध विराम इसको बोलेंगे। अल्प विराम बोलेंगे इसको, अल्प विराम इसको बोलेंगे, अर्ध विराम इसे बोलेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे है, विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे है, उद्धरण चिन्ह ऐसे है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा। योजक ऐसे है माइनस जैसा। निर्देशक यानी कि डैश थोड़ा सा बड़ा होता है योजक से। कोष्टक कोष्ठ है। हंसपद त्रुटिबोधक ऐसे है, मिस्टेक हो जाता है तो ऐसे करके ऊपर कुछ लिख लेते हैं। रेखांकन अंडरलाइन है। लाघव ऐसे है, लोप ऐसे ऐसे डॉट 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 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, वाक्य क्या है। वाक्य क्या है, तो भाषा की मुख्य एवं सार्थक इकाई को वाक्य बोलते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो है क्या कहलाता है, तो वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, तो 6 तत्व निर्धारित किए गए हैं। आगे है कि निम्न में से कौन सा वाक्य के अनिवार्य तत्वों में से एक है। ठीक है, तो क्या है, पद कर्म क्या है, अनिवार्य तत्वों में से एक है।
रविंद्र जाता है दिल्ली, इस वाक्य में किस तत्व का दोष है? ठीक है, तो उसका पद क्रम उल्टा पलटा है। सुरेश पानी में पकौड़ी तलता है, इस वाक्य में किस तरह का अभाव है? ठीक है, तो इसमें योग्यता जो है वो गलत है, तेल में छाना जाता है। रोता है, इस वाक्य में किस तत्व की कमी है? ठीक है, तो आकांक्षा इसमें सही है, यानी कि जानने का आकांक्षा हो रहा है कि कौन। आगे है कि संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं, तो संयुक्त वाक्य जुड़े होते हैं। किस वाक्य में उद्देश्य और विधेय एक ही होते हैं? सरल वाक्य में। जो वाक्य इच्छा का बोध करा उसे इच्छा बोधक कहते हैं। घृणा का बोध कराने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग विषमयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से किसी काम के होने का बोध होता है वह विधानार्थक वाक्य कहते हैं। संदेह बोध कराने वाले वाक्य को संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे है कि विद्वान वक्ता ने सभा में कहा कि आलोचना भी मर्यादित होनी चाहिए, आलोचना भी मर्यादित होनी चाहिए। तो मिश्र वाक्य है, की से जुड़ा है। अच्छे शिष्य आज्ञाकारी होते हैं, तो साधारण वाक्य है। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो मिश्र वाक्य है। आगे है कि यद्यपि वह अस्वस्थ है फिर भी लेखन क्षेत्र में सक्रिय है। ठीक है, ये भी मिश्र वाक्य है। आज बहुत पानी गिरा है, तो क्या है? सरल वाक्य है। वह न सिर्फ मेधावी है बल्कि परिश्रमी भी है, तो क्या है? संयुक्त वाक्य है। शीला व्यवहार में बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी माताजी है, मिश्र वाक्य है। सुरेश घर जाकर सो गया, कैसा है? तो ये भी क्या है? सरल वाक्य है। बेटे के आने पर माँ खुश हो गई, तो सरल वाक्य है। कहते हैं कि ईर्षा नारी का दूसरा रूप है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य है। या तो तुम अपना आचरण सुधार लो या मिलने वाले दंड के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। मैंने उसे पढ़ाया है इसलिए मेरा उस पर अधिकार भी बनता है, तो क्या है? संयुक्त वाक्य है। जो सचमुच बड़े होते हैं वे विनम्र भी होते हैं, तो क्या है? मिश्र वाक्य है। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेल गाड़ी चल दी। ठीक है, तो ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। आशीष के पास बुद्धि है और मयंक के पास धन है, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, तो क्या है? मिश्र वाक्य है। बच्चों ने बंदर को देखा और वे इधर उधर भाग गए। ठीक है, तो क्या है? ये जो है संयुक्त वाक्य है। उसने मेहनत तो बहुत की किंतु वांछित परिणाम नहीं मिला, क्या है? संयुक्त वाक्य है। वह मांगलिक समारोह में सम्मिलित न हो सका। ठीक है, तो ये क्या है? ये सरल वाक्य है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कैसा है? तो ये संयुक्त वाक्य है। आगे है वह लेखक भी है और राजनेता भी है, ये कैसा है? तो संयुक्त वाक्य है। लोग उसे मूर्ख समझते हैं, कैसा है? तो ये सरल वाक्य है। यह वही चोर है जिसको पुलिस ने पकड़ा था, क्या है यह? तो मिश्र वाक्य है। हमें बच्चों को संस्कार देने चाहिए। ठीक है, तो सरल वाक्य है। वह ईमानदार है परंतु थोड़ा सनकी भी है, तो कैसा है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। आगे है कि सरल वाक्यों को चुनना है कि कौन सा जो है वो सरल वाक्य है इनमें से। ठीक है, यह वही छात्र है जिसने परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए चंदा नहीं दे सका। सरल वाक्य चुना है कि
की इसमें जुड़ा है ये तो नहीं होगा। वह संपन्न होने पर भी सुखी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सरल वाक्य हो जाएगा। आगे है 42, वह प्रतिदिन यहाँ आता है। तो सरल वाक्य यही लग रहा है, बाकी इसमें और की, इसमें कोमा अलग अलग जोड़ा गया है तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राहुल धीरे धीरे लिखता है। तो क्या है, ये सरल वाक्य है, बाकी इसमें की जोड़ा है और जोड़ा है कोमा है तो ये सब नहीं हो जाएगा। आगे है इसके बाद की सरल वाक्य को ही चुनना है। तो देखिए यहाँ पास जब तब जोड़ा है, इसमें की जोड़ा है, इसमें भी की जोड़ा है। मैंने एक घायल व्यक्ति को देखा, ये क्या है, सरल वाक्य है। आगे देखिए बढ़ते हैं कि यहाँ पास है मदन पुलिस में भर्ती होने योग्य नहीं है। यहाँ पास और जोड़ा है, की जोड़ा है, की जोड़ा है, ये वाला जो हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में मिश्र वाक्यों को चुनना है, मिश्र वाक्यों को चुनना है। ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना है, ये यही मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विश्वास नहीं चुनना है कि संयुक्त वाक्य चुनना है, सॉरी मिश्र वाक्य यहाँ पास चुनना है कि बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है 47 नंबर प्रश्न में। ठीक है, तो मिश्र वाक्य, विश्वास प्राप्त करने के लिए मन लगाकर काम करना चाहिए, तो सरल वाक्य है। उसका रंग गोरा, ये भी सरल है। शाम हुई और वह दुकान बंद कर गया, संयुक्त है। मुझे खेद है कि वह आज, यहाँ पास क्या है, ये जो है ये मिश्र वाक्य है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, क्या है, तो ये जो है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यही मिश्र वाक्य है। आशा है कि शादी होने वाली है, या यदि कोई वचन दो तो उसे निभाओ, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, आगे है कि यहाँ पास मिश्र वाक्य को चुनना है। ठीक है, वह इतना थका हुआ था कि लेटते ही सो गया, मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य को चुनना है। आगे देखिए, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। मैं पढ़ता हूँ और गाता हूँ, यानी कि क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आगे भी संयुक्त वाक्य को चुनना है। मुझे तार मिला और मैं तुरंत चला पड़ा, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आगे है इसके बाद कि यदि दिनचर्या नियमित रखोगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यहाँ लाल पेड़े मिलते हैं, वह या तो स्वयं आएगा या सहायता के लिए किसी को भेजेगा। कविता जौनपुर चली गई, सरल वाक्य है, सरल वाक्य है, ये भी सरल है और ये क्या है, संयुक्त है। महेंद्र वहाँ पहुँचा और खाने में जुट गया। मुझे आराम की ज़रूरत है, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे क्षमा कर दोगे। वह मेरा हाथ बटाता है, तो संयुक्त कौन सा है, महेंद्र वहाँ पहुँचा और खाने में जुट गया, संयुक्त है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि संयुक्त करो या मरो, ये क्या है, संयुक्त है, जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 55 नंबर का प्रश्न कि पहले पूरा काम निपटाओ फिर जाकर स्नान करो, क्या है, ये आज्ञार्थक क्रिया है। तुम सफलता के शिखर को छुओ, यह कामना है, क्या है, इच्छा बोधक है। मोहन नहीं आने वाला है, क्या है, ये निषेधवाचक है, नहीं लग गया। वह कैसा अद्भुत दृश्य है, ठीक है, तो विसंयादि बोधक है। वहाँ जाओ, क्या है, यह आज्ञार्थक है। क्या तुम स्वस्थ हो गए हो, प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसी संभावना है कि अगले वर्ष तक वह अमेरिका से लौट आएंगे, क्या है, संदेह लगा रहे हैं। तुम्हारा अनुक्रमांक कितना है, तो प्रश्न पूछ रहे हैं। उफ, ऐसी भयंकर उमस भरी गर्मी पहली बार देखी है, तो क्या है, विषमयादि है। हो सकता है शाम तक भाई साहब घर लौट आएं, क्या है, यह संदेह लगाया जा रहा है। आगे है विधिवाचक का चयन करना है कि कौन जो है वो विधिवाचक है। तो भीम नहाकर लेट गया, वे कब तक लौटेंगे मुझे नहीं मालूम। क्या आप पहले कभी यहाँ आए हैं, तुरंत जाकर यह सामान ले आओ। तो ये क्या है, लेट, भीम नहाकर लेट गया, ये क्या है, विधिवाचक है,
विधानार्थक वाक्य है। आगे बढ़िए। आगे है इसके बाद कि क्या आप मुंबई में रहते हो, इस माह उसने अच्छा लाभ कमाया। क्या है ये? विधि है, विधिवाचक है। ठीक है। उन्होंने जमकर नृत्य किया। क्या है ये? विधिवाचक है। आगे है कि तुम्हारे पास देने को क्या है, ईश्वर आपको सद्गति प्रदान करे, और मैंने यह कार आज ही खरीदी, या यह समय हो रहा है। अरे क्या समय हो रहा है? तो ये जो है विधिवाचक है। आगे है उन्होंने रात का भोजन कर लिया। क्या है ये? विधिवाचक है। निम्नलिखित में से निषेधवाचक वाक्य का चयन करना है जिसमें नहीं का प्रयोग हो या निगेटिव वर्ड उसमें यूज किया गया हो। ठीक है। मैं तुम्हारे तर्कों से कतई सहमत नहीं हूं, यही है। आगे है इसके बाद कि भगवान तुम्हारा भला करे। दूसरा है मुझसे किसी मदद की अपेक्षा मत करो, तो मत यानी कि निगेटिव है, यही हो जाएगा। चलिए आगे है ऐसी बात ना कहो जो कि आहत करे। तो क्या है? मत कहो। क्या है? यह निगेटिव वर्ड दे रहा है, सेंस दे रहा है निगेटिव। आगे है इसके बाद कि क्या आपका घर यही है, ये तो प्रश्न पूछ रहा है। इस घर में वह नहीं आना चाहता है। नहीं निषेधवाचक आ गया ऑप्शन नंबर बी में। आगे है मैं आज यह काम नहीं कर सकता, निषेध आ गया, नहीं आ गया, निषेध आ गया। आगे है कि राम जो है वो पढ़ता है, तो सरल वाक्य है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, संयुक्त वाक्य है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, तो अवश्य सफल हो जाओगे। ये मिश्रित उपवाक्य और मिश्रित वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। क्या है? इच्छावाचक है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। क्या है? सरल वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। क्या है? यह संयुक्त वाक्य है। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। क्या है? यह मिश्र वाक्य है। आज बहुत पानी गिरा। क्या है? यह साधारण वाक्य है। तुलसीदास ने कहा विनाश काल में मनुष्य का समय बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाता है। कैसा है? तो निम्न में से कोई नहीं है। आगे है कि उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। ठीक है। क्या है? उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, तो भाववाच्य उसका भाव है। वहाँ जाओ। ठीक है। क्या है? आज्ञावाचक है। आगे है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। कैसा है? तो मिश्र वाक्य है। आगे हम लोग शब्द विचार टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए शब्द विचार को हम लोग आरंभ करते हैं। देखिए वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे कि क से ज्ञान तक ये सब क्या है? वर्ण है, उसको सार्थक मिला देंगे। जैसे कलम कलम, तो क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। शब्द का अर्थ बहुत से वर्णों का आपस में मिलना है, लेकिन यह मिलन ऐसी होना चाहिए जिससे कोई अर्थ निकले। ठीक है। जैसे नमक का अर्थ है, नमक का अर्थ तो है लेकिन मनक जैसे बनाएंगे तो इसका अर्थ नहीं हो जाएगा, तो व्यवस्थित क्रम में सजाएंगे। ठीक है। परिभाषा के अनुसार वर्णों के अर्थ देने वाले मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, आम, पानी, जल, इधर उधर आदि। शब्द के भेद। व्याकरणों के ने शब्दों के कई आधार पर बांटा है। पहला, अर्थ देने के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ देने के आधार पर शब्द के दो भेद किए जाते हैं। पहला है सार्थक शब्द। वैसा शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे जलपान, राम, मोहन, पानी, किताब आदि। एक है निरार्थक शब्द। वैसे शब्द जिनका कुछ भी मतलब या अर्थ नहीं निकलता है उसे निरार्थक बोलेंगे, जैसे मनक, मकल, ये सब क्या है? अर्थ नहीं निकल रहा है सबका। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, जिनमें रूढ़ शब्द। ठीक है। पहला है
वैसे शब्द जिनका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले और किसी विशेष वस्तु के लिए अर्थ देने वाले के रूप में प्रयोग में आ रहा हो, रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे काला, किताब, जग, नल, ताल, ये सब क्या रूढ़ शब्द हैं। इसका टुकड़ा नहीं होता है, टुकड़ा करेंगे तो वर्ड उसका अलग अलग हो जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या लिखा है। ठीक है, सार्थक मीनिंग नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक का अर्थ है कि मिलकर बना हुआ। जब दो शब्दों को मिलाकर कोई नया शब्द बनाया जाता है और मिलने वालों दोनों ही शब्द के अर्थ निकलते हैं तो इसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे दयावान माने दया प्लस वान, पाठशाला माने पाठ प्लस शाला, यहाँ दोनों ही शब्दों में दोनों भाग का अर्थ जो है वो निकलेगा। पहले वाला में वान का अर्थ होता है वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद की योग रूढ़। तो वैसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष के अर्थ में फिक्स हो गए हों योग रूढ़ कहलाते हैं। इस अनुसार इसकी दो शर्तें हैं, यौगिक होना चाहिए और दूसरा रूढ़ होना चाहिए। जैसे पंकज शब्द पंक और ज के मिलने से बनता है, अर्थात पंक अर्थात कीचड़ होता है, यानी कीचड़ से जन्म लेने वाला, और कीचड़ से अन्य पौधे घास फूस भी जन्म होता है, लेकिन सभी को पंकज नहीं कहा जाता है। इसी प्रकार चाहे ही पेट किसी का कितना भी निकला हो, सभी को लंबोदर नहीं कहा जाता है। ये सब योग रूढ़ शब्द हो गया। आगे है स्रोत या उद्गम के आधार पर तत्सम, माने चार भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आया है लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में बिल्कुल उसी प्रकार करते हैं जैसे संस्कृत भाषा में हो रहा है, उसे तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र, दधि, पल्लव, पत्र, दुग्ध, ग्रीवा आदि तत्सम शब्द है। तत्भव शब्द, वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में थोड़ा बदल कर हो रहा है, ये तत्भव होते हैं। जैसे आम, दूध, पत्ता, गर्दन, पत्थर, ये सब तत्भव हैं। आगे है देशज, वैसे शब्द जिनका निर्माण अपने देश या समाज में हुआ है उसे देशज बोलेंगे या देसी शब्द बोलेंगे। जैसे लोटा, धोती, थाली, पगड़ी, बाल्टी, मुटका, छुटका, पगलवा, ये सब देशज है। विदेशज, वैसा शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आया है उसे विदेशज या विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे मोटर, स्टोर, ग्लास, हिजाब, तकदीर, रिक्शा आदि। स्रोत के आधार पर आजकल विद्वानों ने एक नया भेद इनमें जोड़ दिया है जिनका नाम है संकर शब्द। संकर शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के मिलने से बनते हैं। जैसे मोटर, यान, मोटर शब्द अंग्रेजी का है और यान शब्द दूसरी भाषा का है। इसी प्रकार से जेल खाना माने जेल अंग्रेजी का है तो खाना उर्दू का है। अलग अलग जोड़ के बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद। तो व्याकरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द, तो वैसे शब्द जिनमें लिंग, विशेषण, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव संभव हो, जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण अपने रूप में परिवर्तन कर ले, उन्हें विकारी शब्द कहेंगे। ठीक है, मैंने जैसे कि नाम में आगे कि सीता गाता है तो गलत हो जाएगा ना, तो सीता गाती है करना पड़ेगा, यानी कि विकारी शब्द है, लिंग के अनुसार चेंज कर लिया। अविकारी शब्द, वैसे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपने रूप का बदलाव नहीं करते हैं, अविकारी शब्द या अवयव शब्द कहलाते हैं। क्रिया, विशेषण, संबोध बोधक या विषयादि बोधक या निपात वाले शब्द इस श्रेणी में आते हैं। आगे देखिए शब्द और पद क्या है। आमतौर पर शब्द और पद का एक ही अर्थ समझा जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। सभी पद तो शब्द हैं लेकिन सभी शब्द पद नहीं हैं। यह तो एक पहेली की तरह हो गई है। वास्तव में जब भी किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो वाक्य में आए सभी शब्द पद कहे जाते हैं, जबकि स्वतंत्र शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में नहीं हुआ है वे केवल शब्द हैं। इस उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस वाक्य में मैं अपने घर जा रहा और हूँ कुल 5 शब्द आ गए हैं। ये पांचों शब्द पद कहलाएंगे।
लेकिन अगर कोई शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग वाक्य में नहीं हुआ है तो वह पद नहीं कहलाएगा। इस तरह यह कहा जा सकता है कि शब्द स्वतंत्र होते हैं जबकि पद वाक्य में बंधे होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के तीन भेद। पहला, तकनीकी। वैसे शब्द जिनका प्रयोग पूर्ण रूप से तकनीक वाले क्षेत्र के लिए किया जाता है उसे तकनीकी शब्द कहते हैं, जैसे स्टीयरिंग, ब्रेक, ब्रिक्स, वाइड्स, एंकरिंग आदि। आगे है अर्ध तकनीकी। वैसा शब्द जिनका प्रयोग तकनीकी और सामान्य दोनों में किया जाता है, जैसे बल, सुरक्षा बल, ठीक है, आदि। आगे है कि सामान्य शब्द। वैसे शब्द जिनका प्रयोग पूर्ण रूप से सामान्य अर्थ के रूप में ही प्रयोग में हो उसे सामान्य शब्द कहेंगे, जैसे पानी, आसमान, पेड़ पौधे आदि समान है। वाक्य प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। वाक्य प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 8 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक। वाक्य प्रयोग का अर्थ वाक्य में प्रयोग से होता है, अर्थात जब भी कोई वाक्य बनता है तो उसमें कर्ता और क्रिया अवश्य होता है। इसके अलावा विशेषण, प्रविशेषण, विशेषण का विस्तार आदि भी हो सकता है। इसलिए यहाँ मुख्य रूप से वाक्य प्रयोग की दृष्टि से 8 भेद मान लिया गया है। इसे व्याकरण प्रयोग की दृष्टि से भी माना जा सकता है। अर्थ प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद, ठीक है। तो अर्थ प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है एकार्थी शब्द। वैसे शब्द जो एक ही अर्थ देते हैं या जिनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे वाहन, पहाड़, जानवर। अनेकार्थी। वैसा शब्द जो एक से ज़्यादा अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे कर। तो कर का मतलब हो गया हाथ, एगो मीनिंग हो गया टैक्स और एक मीनिंग सूंड। अर्थ, धन मतलब के लिए। हरि, विष्णु, बंदर, शेर, ईश्वर। कनक, धतूरा, सोना, गेहूँ। बाला, एक आभूषण, बालिका। साल, वर्ष या एक वृक्ष का नाम। अलग अलग ऐसे मीनिंग है, तो क्या है, अनेकार्थी शब्द है। आगे है पर्यायवाची शब्द। माने वैसा शब्द जो किसी शब्द से मिलता जुलता अर्थ देता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे सूरज, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सूर्य, मार्तंड, अफरोज, अरुण। ये सब क्या है, ये सब पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सूरज हो गया, चंद्रमा का देखिए पर्यायवाची शब्द। चांद, शशि, इंदु, विधु, सोम। पानी, जल, तोय, वारी, अम्बु, सलील। बादल, मेघ, वारिद, जलद, अम्बुद, तोयद, घटा। समुद्र, वारिधि, जल्दी, अम्बुधि, वर्णद, कमल, पंकज, अम्बुज, वारिज, नीरज, सरोज। ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चलिए आगे है इसके बाद कि विपरीतार्थक शब्द, तो जिसका मीनिंग उल्टा निकले, विपरीत निकले। अच्छा तो बुरा, आना तो जाना, इहलोक तो परलोक, राजा तो रंग, कृत्रिम तो प्राकृत, यहाँ तो वहाँ, रात्रि दिवा, रात दिन, स्वर्ग नरक, जन्नत जहन्नुम। ये सब क्या है, विपरीतार्थक शब्द है। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि आचार का विपरीतार्थक बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अनाचार। हर्ष का विलोम बताना है तो हर्ष का विषाद। प्रसारण का बताना है विलोम सॉरी दोस्तों, तो इसका हो जाएगा अकुंचन। आगे है राजा का विलोम बताना है कि राजा का विलोम क्या हो जाएगा। जो विलोम नहीं है उसको बताना है, तो सेना जो है विलोम नहीं है। उन्मूलन का विलोम बताना है कि उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। उन्मीलन का विलोम बताना है कि उन्मीलन का विलोम जो है वो क्या होगा, तो नीलिमन होगा। अधिकृत का विलोम बताना है तो अधिकृत का हो जाएगा अनाधिकृत, ठीक है। आगे है कि अनुलोम शब्द का विलोम बताना है तो प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार साधु का विलोम बताना है, ठीक है। साधु का उसी प्रकार से विलोम बताना है कि साधु का विलोम क्या हो जाएगा, तो साधु को हो जाएगा असाधु। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है, माने जो गलत है उसको बताना है। उन्नत या उगत, ये क्या है, गलत है, बाकी ये तीनों सही है। विग्रह का विलोम बताना है कि विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, तो संधि हो जाएगा।
अनुरक्ति का विलोम बताना है तो इसका क्या हो जाएगा, विरक्ति। संकीर्ण का विलोम बताना है कि क्या हो जाएगा, संकीर्ण का विलोम ये हो जाएगा विस्तीर्ण। अभिज्ञ का विलोम बताना है कि अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। अर्थ का बताना है तो उसका हो जाएगा इति। ठीक है, गलत विलोम युग्म कौन सा है, गलत जो है उसको चुनना है। तो प्रवेश, नवेश, ये क्या है, गलत है। मुक का विपरीतार्थक बताना है। ठीक है, तो वाचाल हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम बताना है तो कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, आगे है निषिद्ध। ठीक है, निषिद्ध क्या हो जाएगा, विहित। आचार का क्या हो जाएगा, अनाचार। स्वाधीन क्या हो जाएगा, पराधीन। अर्जन तो क्या हो जाएगा, व्ययन। आवेशित, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनावेशित। अश्लील क्या हो जाएगा, सलील। आगे है इसके आगे कि अनुग्रह। ठीक है, अनुग्रह का बताना है कि क्या हो जाएगा, विग्रह। पाश्चात्य का बताना है कि क्या हो जाएगा, तो पौरुषत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी विलोम नहीं है, प्रभावी विलोम जो है नहीं है, अनुप्रयुक्त। प्रच्छन्न का विलोम बताना है, प्रतिपन्न। कथित का विलोम बताना है, अकथित। स्वार्थर का विलोम बताना है, स्वार्थर का क्या हो जाएगा, जंगम। प्रतिकूल का विलोम बताना है, अनुकूल। अनिवार्य का बताना है, ऐच्छिक। चिरंतन का बताना है, नश्वर। उक्त का बताना है, अनुक्त। अमर का बताना है तो अमर का हो जाएगा, मर्त्य। आगे है आविर्भाव का बताना है तो आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा, तिरोभाव। उत्कर्ष का बताना है, अपकर्ष। स्पर्श का बताना है, अस्पर्श। आगे है बहिरंग का बताना है कि बहिरंग का क्या हो जाएगा, अंतरंग। तिमिर का बताना है कि क्या हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। गौरव का बताना है, गौरव का लाघव हो जाएगा। अज्ञ का बताना है कि अज्ञ का क्या हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। विराट का बताना है, विराट का क्षुद्र हो जाएगा। साहचर्य का बताना है, इसका हो जाएगा अलगाव। ईर्षित का बताना है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका अनिर्षित। आगे है सृष्टि का विलोम बताना है, सृष्टि का हो जाएगा प्रलय। स्वजाति का बताना है, स्वजाति का क्या हो जाएगा, विजाति। उद्यम का बताना है, उद्यम का क्या हो जाएगा, आलस्य। आगे है विस्तृत का बताना है, संक्षिप्त। विस्तार का बताना है, संक्षेप। विवाद का बताना है, ठीक है, विवाद का निर्विवाद। अनुकूल का बताना है, प्रतिकूल। कृतज्ञ का बताना है, कृतघ्न। शिरोहोदर का बताना है, सिहोदर का बताना है, अन्योनदर्य। निम्न से कौन सा युग्म जो है वो गलत है, गलत युग्म का बताना है कि कौन है, उत्कर्ष निकृष्ट, ही गलत है। चलिए आगे है उत्कर्ष का विलोम बताना है कि उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। मधुर का विपरीतार्थक बताना है, ठीक है, तो कटु हो जाएगा। युग्म जो है वो क्या है, गलत जो है, शुद्ध नहीं, यानी कि गलत है। ठीक है, तो नूतन, पुरातन, ये गलत है। ठीक है, नूतन का पुरातन हो जाएगा, सनातन नहीं। निंदा का विलोम बताना है कि निंदा का क्या होगा, स्तुति हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम बताना है कि श्री गणेश का क्या हो जाएगा, इतिश्री। गौरव का विलोम बताना है कि गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव। अनभिज्ञ का बताना है कि क्या हो जाएगा, अभिज्ञ। एक जो है निर्भृक का विलोम नहीं है, निर्भृक, निर्भृक का विलोम नहीं है, साहसी। रुग्ण, रुग्ण का बताना है विलोम शब्द की क्या हो जाएगा, स्वस्थ। विपद का विलोम बताना है, संपद हो जाएगा। वादी का विलोम बताना है कि वादी का विलोम क्या हो जाएगा, वादी का प्रतिवादी। उद्धत का विलोम बताना है कि उद्धत का क्या हो जाएगा, विनित। प्रवृत्ति का विलोम बताना है कि क्या हो जाएगा, निवृत्ति। चप्पल का विलोम बताना है क्या हो जाएगा, गंभीर। कर्कश का विलोम बताना है, ठीक है, विकल्प चुनना है कर्कश का विलोम, ठीक है, तो कर्कश का हो जाएगा मधुर। अंतरंग क्या बताना है, अंतरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे है कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हो जाएगा प्राचीन का, प्राचीन का क्या हो जाएगा, अवार्चीन। महात्मा का शब्द का बताना है विलोम,
कि महात्मा शब्द का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा, दुरात्मा। स्थावर का विलोम बताना है कि क्या हो जाएगा, जंगम। तिमिर का बताना है आलोक। आमिष का बताना है तो निरामिष। आगे है हास का बताना है, हास का क्या हो जाएगा, विवास विहास। उद्धत का बताना है कि उद्धत का क्या हो जाएगा, तो विनीत हो जाएगा। परुष, परुष का बताना है तो परुष का हो जाएगा आपका कोमल। आर्द्र का बताना है शुष्क हो जाएगा। आसक्त का बताना है, आसक्त का विरक्त हो जाएगा। स्वप्न का बताना है तो स्वप्न का हो जाएगा जागरण। चलिए आगे है इसके बाद आवाहन का बताना है कि आह्वान का क्या हो जाएगा, विसर्जन। उपजाऊ का बताना है कि उपजाऊ का क्या हो जाएगा, उसर। कुटिल का बताना है कि कुटिल का क्या हो जाएगा, रिजु। गमन का बताना है कि गमन का क्या हो जाएगा, आगमन। आवरण का बताना है कि आवरण का क्या हो जाएगा, अनावरण। अभिज्ञ का बताना है कि अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। अपव्यय शब्द का विलोम बताना है तो हो जाएगा मितव्यय। प्रत्यक्ष का बताना है, प्रत्यक्ष का प्रोक्ष। स्वार्थ का बताना है तो स्वार्थ का हो जाएगा परमार्थ। द्युति का बताना है तो द्युति का हो जाएगा अंधकार। महान का बताना है तो महान का हो जाएगा आपका शूद्र। उद्धम का बताना है कि उद्धम का विलोम क्या हो जाएगा, उद्धम का आलस्य हो जाएगा। दिवस का विलोम बताना है, दिवस का हो जाएगा विभारी। निर्मल का बताना है कि निर्मल का क्या होगा, मलिन। पाश्चात्य का बताना है कि क्या हो जाएगा, पौर्वात्य हो जाएगा। परुष का बताना है कि परुष का क्या हो जाएगा, कोमल। चलिए आगे है कि जंगम का बताना है कि जंगम का क्या हो जाएगा, स्थावर। आकाश का बताना है कि आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, तो आकाश का हो जाएगा पाताल। अतिवृष्टि का बताना है तो अनावृष्टि। सगुण का बताना है तो सगुण का हो जाएगा निर्गुण। गुण का बताना है तो गुण का हो जाएगा दोष, क्या हो जाएगा, गुण का हो जाएगा दोष। अब हम लोग संज्ञा टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग संज्ञा टॉपिक को फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आमतौर पर संज्ञा का अर्थ होता है नाम देना। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम देना। इसलिए अंग्रेजी में कह दिया गया है कि सभी प्रकार के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, श्याम, कक्षा, बुढ़ापा, आदमी इत्यादि। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है यहाँ पास व्यक्तिवाचक। संज्ञा के जिस भेद से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, रांची, टाटा चाय, डालडा, हॉर्लिक्स आदि, ठीक है। चलिए आगे है जातिवाचक संज्ञा। देखिए संज्ञा के जिस भेद से किसी पूरी जाति या समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आदमी, पशु, गधा, गाय, घोड़ा। समूहवाचक संज्ञा के जिस भेद से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, बाजार, वर्ग आदि। अंग्रेजी में इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा संज्ञा के जिस भेद से किसी मापने तौलने वाली वस्तु का बोध उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे चावल, दाल, चीनी, कपड़ा इत्यादि। मटेरियल नाउन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। भाववाचक संज्ञा संज्ञा के जिस भेद से किसी भाव या अवस्था का बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। बुढ़ापा, जवानी, बचपन, मोटापा, सजावट आदि इसके भाववाच्य हैं, ठीक है। चलिए आगे है कुछ विद्वान समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यमानवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का ही भेद मानते हैं। इसलिए किसी किसी किताब में संज्ञा के 3 भेद ही किए गए हैं। इसके अलावा द्रव्यमान संज्ञा के द्रव्यवाचक संज्ञा के तहत ही अंग्रेजी की तरह की गणनीय संज्ञा, काउंटेबल नाउन की अवधारणा भी कर दी गई है। संज्ञा के तहत जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए आइए हम कुछ शब्दों को जो है क्या करते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलने का प्रयास करते हैं। जातिवाचक संज्ञा वाले शब्द पन, पा, वट, हट, आई, आपा,
जैसे प्रत्ययों से के लगने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है वो कर दिया जाता है। देखिए, एक तरफ है जातिवाचक और एक तरफ है आपका भाववाचक। आदमी, आदमीपन भाव बदल गया। पशु, पशुता या पशुत्व भाव हो गया। बच्चा, बचपन हो गया। जवान, जवानी हो गया। किशोर, कैशोर या किशोरता हो गया। अमर, अमरत्व हो गया या अमरता हो गया। गधा, गधापन। बूढ़ा, बुढ़ापा। युवा, यौवन। इसके अलावा विशेषण और क्रिया वाले शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे मोटा, मोटापा या मोटापन। मूर्ख, मूर्खता। बेकार, बेकारी। बाप, बापपन। रावण, रावणत्व। सत्यवान, सत्य। मीठा, मिठास। गोरा, गोरापन। चालाक, चालाकी। नाराज, नाराजगी। धार्मिक, धर्म। लड़का, लड़कपन। दादा, दादागिरी। झूठा, झूठ। उजाला, उजियाली या उजास। काला, कालीमा। हरा, हरितिमा। नशेड़ी, नशा। लड़ना, लड़ाई। हंसना, हंसी। बालक, बालपन। कुमार, कौमार्य। इसी प्रकार से लाल, लाली या लालिमा। सफ़ेद, सफ़ेदी। पढ़ना, पढ़ाई। सिलना, सिलाई। वत्स्य, वात्सल्य, वात्सल्य। पुरुष, पौरुष। अतिथि, अतिथय। ठीक है। सज्जन, सजनता। सुजन, सौजन्य। संस्कृति, संस्कार, संस्कृति। शिशु, शिशुता, शैशव। मानव, मानवता। वक्ता, वक्तृत्व। धीर, धैर्य। वीर, वीरता। राष्ट्र, राष्ट्रीयता। अहम, अहंकार। मम, ममत्व। आप, आपा। स्वर, स्व, स्वत्व। निज, निजता। अपना, अपनाना। पराया, परायापन। नम, नमी। कृपण, कृपणता। कर्ता, कर्तृत्व। उदास, उदासी। ईर्ष्यालु, ईर्ष्या। आस्तिक, आस्तिकता। अच्छा, अच्छाई। पिसना, पिसाई। अस्ति, अस्तित्व। दहाड़ना, दहाड़। उभारना, उभार। खेलना, खेल। उतरना, उतरन। काटना, काट। और जपना, जाप। स्वीकार, स्वीकृति। आगे है इसके बाद कि मना, मनाही। नज़दीक, नज़दीकी। दूर, दूरी। निकट, निकटता। धिक, धिक्कार। समीप, समीपत्य। बोलना, बोल। कंजूस, कंजूसी। ढीला, ढिलाई। ठीक है। अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तरी देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला नंबर का सवाल है दोस्तों कि स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, यमुना है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर जातिवाचक नहीं है। कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई भाववाचक नहीं है। जातिवाचक संज्ञा बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन है। ठीक है, तो कौन है, लड़का। देश की हानि जयचंदा जयचंदो से होती है, रेखांकित शब्द का संज्ञा है। ठीक है, तो जयचंदो जो है वो संज्ञा किस प्रकार का है, तो वह जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें बुढ़ापा जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को क्या कहते हैं, ठीक है, संज्ञा बोलते हैं। सप्तशई शब्द का कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा। विजयिनी मानवता हो जाए। ठीक है, इस पंक्ति में रेखांकित शब्द जो मानवता है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सही है, संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। भाववाचक संज्ञा के प्रायः बहुवचन नहीं होते हैं। उपयुक्त में से सभी कथन सही है, तो कौन सही हो जाएगा, तो सभी कथन जो है वो सही हो जाएगा। विजयदशमी शब्द में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण इनमें से होता है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, तो सभी से। ममत्व में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द बताना है कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन है।
प्रेम, मिठास, शत्रुता उपयुक्त में से सब है। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा बताना है कि समूहवाचक संज्ञा कौन है। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? गिरोह, मंडल, सब है। कोयल है, कोयल है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? औरत क्या है? ये जो है औरत, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी रामायण, पटना, गंगा व्यक्तिवाचक है। सुंदरता शब्द में संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है? भाववाचक है। घबराहट शब्द में कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है घबराहट में? तो भाववाचक है। भूकंप में कौन संज्ञा है? जातिवाचक है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो कौन है? महेंद्र व्यक्तिवाचक है। निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, घड़ी। माता शब्द में बनने जो भाववाचक उसको बताएंगे तो क्या हो जाएगा? मातृत्व हो जाएगा। पंडित शब्द को भाववाचक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा पांडित्य हो जाएगा, पंडिताई हो जाएगा, पंडिताओ यानी सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? पानी द्रव्यवाचक है। भाववाचक संज्ञा बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन है? लड़कपन भाववाचक है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो संज्ञा है? क्रोध। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? ठीक है, तो राष्ट्रीयता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राष्ट्रीयता। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ठीक है, तो व्यक्तिवाचक। हमारे देश में जयचंदो वाला हो गया है। सुंदरता में संज्ञा है, ये भी हो गया है। मित्र का भाववाचक बदलना है कि मित्र का भाववाचक बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मित्रता हो जाएगा। संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है। आगे है सर्वनाम टॉपिक। देखिए सर्वनाम क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आता है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। मेरा नाम रमेश है, मैं एक सिपाही हूँ। इस वाक्य में मैं रमेश के लिए आया है, इसीलिए मैं क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम की परिभाषा, तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या अन्य पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिस सर्वनाम में कहने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बात की जाए उनका बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। प्रथम पुरुष में मैं और हम आता है, द्वितीय पुरुष में तुम और तुम लोग आता है या आप आता है, अन्य पुरुष में वे लोग आता है या वे आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में बताए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, वे, यह मेरा घर है, वह राम का घर है, वे अपने लोग हैं, ये सब निश्चय है। ठीक है, अनिश्चय में क्या है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक बोलेंगे। जैसे कुछ, कोई आदि इसमें लगल रहेगा। जैसे दाल में कुछ पड़ा है या बाहर कोई पुकार रहा है या राम कुछ बोल रहा था, ये सब क्या है? अनिश्चय है। प्रश्नवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, कैसे इत्यादि एग्जाम्पल में लगा रहेगा। जैसे मोहन कहाँ से आ रहा है या अनिल क्या खरीद कर लाया, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक है। निजवाचक, जिस सर्वनाम से अपने आप यानी स्वयं या खुद या आप ही का बोध होता है उसे निजवाचक बोलेंगे। जैसे दरवाज़ा अपने आप खुल गया, मैं खुद चला जाऊंगा, ये सब क्या है? निजवाचक है। संबंधवाचक, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताने का काम करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा इत्यादि। जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंध है।
जो सोएगा वो खोएगा, ये संबंध है। जो जागेगा सो पाएगा, ये संबंध है। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम जो है क्या है? विकारी शब्द है। अशुद्ध वाक्य को चुनना है कि अशुद्ध वाक्य निम्नलिखित में से कौन है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो अशुद्ध वाक्य चुनना है, तो ये अशुद्ध है। कौन हो तुम बसंत के दूत, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है। ठीक है, तुम के बारे में बताया गया है कि रेखांकित शब्द बताना है कि क्या हो जाएगा, तो क्या है? मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है किस प्रकार का है? उत्तम पुरुष है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? यह होता है। आगे है इसके बाद कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कोई, कुछ होता है। क्या होता है? कोई होता है। चलिए आगे है, इनमें से सर्वनाम का विकारक शब्द है। सर्वनाम का विकारक शब्द है लिंग। इनमें से कौन सा कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता है संबोधन। संबंधवाचक सर्वनाम छांटना है। संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो छांटना है, तो जो सो संबंधवाचक है। सर्वनाम के विकारक है। सर्वनाम के विकारक है, तो वचन और कारक दोनों। आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप क्या है? आप क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम। कोई बैठा है, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम बताना है कि क्या है, तो अनिश्चयवाचक है। मत छोड़ो आप ही चला जाएगा, मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम किस प्रकार का है? तो ये निजवाचक सर्वनाम है। कैसा है? निजवाचक सर्वनाम है। आगे है कि जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो सो क्या है? जो सो इस वाक्य में क्या है? संबंधवाचक है। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित सर्वनाम का भेद है कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तो संबंधवाचक है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग आप किस वाक्य में हुआ है यहाँ पास बताना है। ठीक है, निजवाचक का प्रयोग किस में हुआ है बताना है। आप भले तो जग भला निजवाचक है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ठीक है, यह क्या है इस वाक्य में? तो सार्वनामिक विशेषण है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह है। इनमें से अनिश्चयवाचक क्या है? तो अनिश्चयवाचक बताना है कि क्या है, तो हो जाएगा कोई। आगे है इसके बाद अव्यय। इसके बाद क्या है? इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है अव्यय। देखिए, अव्यय का शाब्दिक अर्थ है अ प्लस व्यय। जो व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के विकार नहीं हो सकता है। ये सदैव जो है समान रहते हैं, मैंने लिंग से, वचन से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अव्यय में। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण को अविकारी विशेषण भी कहते हैं। जैसे धीरे चलो, वाक्य में धीरे शब्द चलो क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। वह बहुत धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्रिया है, लेकिन बहुत धीरे क्या है? यह क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद कि कालवाचक। तो जिन शब्दों में क्रिया के समय संबंधी विशेषता प्रकट होने कालवाचक बोलेंगे। जैसे अब, कब, जब, तब, आज, कल, परसों, दोपहर, शाम, अभी अभी, कभी कभी, कभी न कभी, सदा, सर्वदा, सदैव, पहले, पीछे, नृत्य, ज्यों ही त्यों ही, एक बार, पहली बार, आजकल, घड़ी घड़ी, रात भर, दिन रात, क्षण भर, कितनी देर में, शीघ्र, जल्दी, बार बार इत्यादि सब क्या है? तो कालवाचक है। आगे इसके बाद की कालवाचक 3 भेद होते हैं इसके। पहला समयवाचक, माने आज, कल, अभी, तुरंत, परसों इत्यादि। अवधिवाचक, अभी अभी, रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य इत्यादि। आगे है बारंबारतावाचक, हर बार, कई बार, प्रतिदिन इत्यादि। आगे है स्थानवाचक। तो जिन शब्दों से क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें स्थानवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, यहीं, वहीं, हर जगह, सर्वत्र, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, कहीं कहीं, अन्य, ये सब क्या है? स्थानवाचक है। स्थानवाचक के 2 भेद होते हैं। पहला है स्थितिवाचक, माने यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इसका क्या है? स्थिति है। दिशावाचक, इधर उधर, दाएं बाएं, सब दिशा है। परिणामवाचक,
जिन शब्दों से क्रिया का परिमाण नाप तोल संबंधी विशेषता प्रकट होने पर नामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे इतना, उतना, कितना, जितना, थोड़ा, थोड़ी, अरे थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, क्रमशः, कम, अधिक, ज़्यादा, पर्याप्त, काफ़ी, केवल, जरा, बस, लगभग, कुछ, बिल्कुल, कहाँ तक, जहाँ तक, पूर्णतया इत्यादि। परिणामवाचक के 5 भेद माने जाते हैं, जिसमें अधिकता बोधक बहुत, खूब, अत्यंत, अति हो गया। न्यूनता बोधक जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ इत्यादि सब हो गया। पर्याप्ति बोधक हो गया बस, यथेष्ट, काफ़ी, ठीक। तुलना बोधक हो गया कम, अधिक, इतना, उतना। श्रेणी बोधक हो गया बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा। रीतिवाचक हो गया जिन शब्दों से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की संख्या बहुत बड़ी है। जिन क्रिया विशेषणों का समावेश दूसरे वर्ग में नहीं हो सकता है उनकी गणना इसी में की जाती है। समावेश क्रिया विशेषण को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें देखिए, ऐसे, कैसे, वैसे, मानो, अचानक, धीरे धीरे, स्वयं, परस्पर, आपस में, या यथाशक्ति, या फटाफट, या झटपट, या आप ही आप इत्यादि सब प्रकार में आएंगे। निश्चय में क्या आएगा कि निसंदेह, अवश्य, बेशक, सही, सचमुच, जरूर, अलबत्ता, दरअसल, यथार्थ, वस्तुतः, ये सब निश्चय, अनिश्चय, कदाचित, शायद, संभव है, हो सकता है, प्रायः, यथासंभव, ये सब हो गया। स्वीकार में हाँ हाँ, हाँ जी, ठीक, सच। निषेध में न, नहीं, गलत, मत, झूठ। कारण में इसलिए, क्यों, काहे को। अवधारण में तो, ही, भी, मात्र, भर, तक इत्यादि। आगे है संबंध बोधक। तो जिन अविकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में बिना शब्द गोपाल और मैं के बीच संबंध प्रकट कर रहा है, अतः यह शब्द संबंध बोधक वाक्य है, अवयव है। ठीक है। संबंध बोधक अवयव का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। पहला प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अवयव का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। पहला विभक्ति सहित। जिन अवयव शब्दों का प्रयोग कारक विभक्तियों ने, को, से आदि से के साथ होता है उन्हें विभक्ति सहित संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे यथा, पास, के लिए आदि। विभक्ति रहित। जिस अवयव का प्रयोग बिना कारक विभक्तियों के होता है उसे विभक्ति रहित कहते हैं। जैसे रहित, सहित। उभय विधि। जिन अवयव का प्रयोग विभक्ति सहित और विभक्ति रहित दोनों प्रकार होता है उसे उभय विधि संबंध बोधक कहते हैं। जैसे द्वारा, बिना आदि। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें कालवाचक। जिन अवयव शब्दों में समय का बोध होता है उसे कालवाचक, जैसे आगे, पीछे, बाद में, पश्चात, उपरांत। स्थानवाचक। जिन अवयव शब्दों से स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक संबंध बोलेंगे, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, निकट, भीतर। दिशावाचक। जिन अवयव शब्दों से किसी दिशा का बोध होता है उसे दिशावाचक संबंध बोधक बोलेंगे, जैसे ओर, तरफ, आस पास, प्रति, आर पार। साधनावाचक। जिन अवयव शब्दों से किसी साधन का बोध होता है उसे दिशावाचक या संबंध बोधक माने साधनावाचक संबंध बोधक बोलेंगे, जैसे माध्यम, या द्वारा, या सहारे, या जरिए। आगे है कारणवाचक। तो जिन अवयव शब्दों से किसी कारण का बोध होता है उसे कारणवाचक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर। सादृश्यवाचक। जिन अवयव शब्दों से समानता का बोध होता है उसे सादृश्य संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे समान, तरफ, जैसा, वैसा इत्यादि। और आगे है विरोधावाचक। ठीक है। तो जिन अवयव शब्दों से प्रतिकूलता या विरोध का बोध होता है उसे विरोधावाचक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत, उल्टा। आगे है सीमावाचक। जिन अवयव शब्दों से किसी सीमा का पता चलता है उसे सीमावाचक संबंध बोधक बोलते हैं। जैसे में तक हो गया, प्रयत्न हो गया, भर हो गया, मात्र हो गया इत्यादि हो गया। आगे देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अवयव 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला मूल संबंध बोधक, माने जो अवयव किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते अपितु अपने मूल रूप में ही रहते हैं उन्हें मूल संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे बिना, समेत, तक इत्यादि। यौगिक संबंध बोधक। जो अवयव संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे प्रयत्न, या परि, या अंत। समुच्चय बोधक। जो अवयव क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर
शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अखिल और सुहेल कॉलेज को जाते हैं, इस वाक्य में और जो है और शब्द अखिल और सुहेल को क्रिया यहाँ पास जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय दो या दो से अधिक पदों, शब्दों या वाक्यांशों को संयोजन विभाजन करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके निम्न भेद होते हैं। पहला है संयोजक, तथा, एवं, और, व इत्यादि सब क्या है संयोजक है। विभाजक, अथवा, या, किवा, किंतु, की, चाहे, नहीं, ये सब क्या है विभाजक है। विरोध दर्शक, वरन, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सब क्या है विरोध दर्शक है। परिणाम दर्शक, अतः, अतएव, इसलिए, ये सब क्या है परिणाम दर्शक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं। पहला है कारणवाचक, इसलिए, कि, जो, कि, क्योंकि, कारणवाचक। उद्देश्यवाचक, ताकि, जो, इसलिए, इत्यादि। संकेतवाचक, यदि, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि। संकेतवाचक। स्वरूपवाचक, अर्थात, मानो, यानी, कि, जो, अर्थात स्वरूपवाचक है। आगे है विषमयादि बोधक, जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, विस्मय, शोक, लज्जा, ग्लानि आदि मनोभाव प्रकट होने विषमयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, वह चल बसा, वाह क्या मौसम है। इसके जो है निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे हर्ष बोधक वाह वाह, ठीक है। शोक बोधक हाय, ठीक है। प्रशंसा बोधक शाबाश खूब। घृणा बोधक छी छी, ठीक है, ये सब क्या है घृणा बोधक है। आश्चर्य बोधक अरे, ठीक है। क्रोधवाचक अबे। व्यथा बोधक हाय रे। विनय बोधक जी। स्वीकार बोधक ठीक या हाँ हाँ, ये सब क्या है, ये सब स्वीकार बोधक उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो पहला नंबर का प्रश्न है कि अव्यय क्या है। अव्यय है तो अविकारी शब्द है। अव्यय के भेद होते हैं तो चार भेद होते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाला अव्यय को क्या बोलते हैं, तो क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं। लिंग वचन आदि कारण जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है वो क्या है, अव्यय है। इनमें से कौन जो है वो अव्यय है, तो इनमें से जो सभी है वो क्या है, अव्यय है। इनमें से कौन सा अव्यय न्यूनता बोधक है, ठीक है। न्यूनता बोधक कौन सा अव्यय जो है न्यूनता बोधक है, ये सभी है। निपात में क्या है, निपात, ठीक है। निपात जो है क्या है, अव्यय है। आगे है छोटे बच्चे तक बात नहीं मानते, इस वाक्य में निपात है। इस वाक्य में निपात है तक। तुम्हें आना ही पड़ेगा, इस वाक्य में निपात है। तुम्हें आना ही पड़ेगा, इस वाक्य में ही। इनमें से कौन सा विषमयादि बोधक अव्यय है, विषमयादि बोधक अव्यय है वाह। आगे है इसके बाद कि निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा। आज धन खाली स्थान कोई नहीं पूछता, तो के बिना आएगा। विषमयादि बोधक अव्यय के कुल कितने भाग होते हैं, तो 9 भाग। दूर दूर हट किस प्रकार का अव्यय है, तो ये जो है ये तिरस्कार बोधक अव्यय है। आगे है राम राम कैसा आदमी है, इस वाक्य में जो कैसा अव्यय प्रयोग किया गया है, तो घृणा बोधक। किस वाक्य को क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, वह धीरे धीरे चलता है और बोलता है, यानी कि उसका बोलना का विशेषता क्या है कि धीरे धीरे, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अव्यय नहीं है, कौन सा जो है वो अव्यय नहीं है, तो इधर अव्यय नहीं है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तो कदाचित है। निम्न में से कौन सा विकारी होता है, निम्न में से कौन सा जो है, निम्न में से कौन सा जो है वो अविकारी होता है, तो कौन होता है, अव्यय होता है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अव्यय है। और आगे है कि वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है, ठीक है। थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग व्याकरण के अगले वीडियो के साथ। चूँकि यह मैराथन का 10 नंबर का वीडियो था और आगे आने वाले 2 या 3 वीडियो में हम लोग उत्पाद सिपाही का हिंदी यानी कि पेपर 2 पूर्ण रूप से हम लोग पढ़ लेंगे और बाकी उसके रिवीजन आप पर है, आप उसका रिवीजन बार बार कीजिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।